यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हम बात कर रहे थे हड्डियों की बीमारी की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी है भारत में, ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों की बीमारी का जो कहानी है वो भी डायबिटीज़ की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह, बाकी बीमारियों की तरह ही है कि धीरे धीरे उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो आंकड़े कम करते गए, और जैसे जैसे आंकड़ों को कम होता गया वैसे वैसे बीमार लोग ज़्यादा, या ऐसे लोगों को लेबल कर दिया कि आप बीमार हैं। तो हड्डियों की बीमारी एक्चुअली बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन ज़्यादातर वो लेबल कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दवा लेंगे तो क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दवा एक्चुअली बॉडी में जाके क्या करती होगी जिससे हमें लगता है कि वो ठीक हो सकता है? इस साइंस को थोड़ा अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आ जाएगा कि क्या करना होगा वंस वी गो बैक होम। आज यहाँ से घर जाने के बाद व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू डू। यहाँ पे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है कैंसर। तो कैंसर पे थोड़ा मैं जोर डालूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अपोस्टल अंकुर जी, हम में से हर एक के शरीर में हर पल लाखों कैंसर सेल होते ही हैं, और वो नॉर्मल है। हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करता है, उस कैंसर के सेल्स को लगातार उससे लड़ाई करता है, उसको हराता रहता है, और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। अगर कैंसर का टेस्ट कराएंगे, नॉर्मली हम कराते नहीं हैं, तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला जिसके अंदर कैंसर सेल नहीं होंगे, राइट। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर तो हमारे बॉडी में हर एक में है, सिर्फ उन्हीं के बॉडी में नहीं होगा जो डेड बॉडी है। जब डेड होते हैं, सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, तो कैंसर सेल भी डेड हो जाएंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग। लेकिन अदरवाइज कैंसर सेल्स बाकी सेल्स की तरह है। वो इनको थोड़ा सा आप पंजाबी में मतलब आसान भाषा में, कैंसर सेल है क्या? कैंसर सेल एक बिगड़ा हुआ सेल है, जो क्या है कि कैंसर सेल किसे कहते हैं, मतलब बॉडी में होता कैसे है? हाँ, इस पे आते हैं। कैंसर सेल क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट कैंसर। कौन सा वाला कैंसर है जो आपने कभी सुना ही नहीं, कि अजीब सा लग रहा है? लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या हार्ट कैंसर? कौन सा वाला? कभी सुना नहीं। कभी हार्ट कैंसर कभी नहीं सुना। ये हार्ट कैंसर कभी सुना आपने? कोई आया आपको, ये मुझे तो हार्ट में कैंसर हो गया, आपको अजीब सा लग रहा होगा, या आपको ये एक जोक सा लग रहा होगा कि हार्ट कैंसर तुमने कभी सुना नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि बॉडी के सारे अंग में ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, स्टमक में कोलोन कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, किडनी में हो सकता है। हार्ट कैंसर तो कभी सुना नहीं। हार्ट कैंसर तो कभी किसी को होता नहीं। हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता? इस सवाल के जवाब के अंदर छुपा है कैंसर क्या है और कैंसर से कैसे हम लड़ें। बहुत सिंपल है। देखिए, कैंसर क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपके शरीर में ब्लड वेसल को हिंदी में क्या बोलेंगे? नाड़ियाँ, जिससे ब्लड फ्लो होता है, राइट, पूरे शरीर में। वो सारे ब्लड वेसल्स को, नाड़ियों को अगर एक के बाद एक लगातार लगा दें तो उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो करीब होगी 60,000 किलोमीटर। बहुत ही लंबा। छोटे ब्लड वेसल हैं, बड़े नाड़ियाँ हैं, छोटी हैं साइज़ वाली, सब मिला के 60,000 किलोमीटर उसमें ब्लड खून दौड़ता है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से उसमें कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि कहीं कहीं रुकावट आ जाती है। और जब रुकावट आती है तो उसके आगे जो सेल्स होते हैं उसको ब्लड से खाना या ऑक्सीजन या शुगर मिलना बंद हो जाता है। जब ब्लड से सप्लाई बंद हो जाएगी शुगर की या खाने की या न्यूट्रिशन की या ऑक्सीजन की, तो वो सेल्स के साथ क्या होने वाला है? वो सेल्स नॉर्मली मर जाएंगे। और जब वो सेल्स मर जाएंगे तो उस वाले ऑर्गन में आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, और वो आपको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। सो ये तो हुई एक बात। लेकिन कभी कभी हम में से कुछ लोगों के केस में जब ब्लॉकेज होता है ब्लड वेसल में, और जिसकी वजह से सप्लाई फूड का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का बंद हो जाता है, तो जो सेल्स हैं आसपास के, उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपस में तय करते हैं कि हम मरने नहीं वाले हैं, वी विल नॉट डाई। चाहे बॉडी ने सप्लाई बंद कर दिया है, बॉडी हमारी मदद नहीं कर रही है, हमें सप्लाई नहीं दे रही है, लेकिन वो आपस में गुट बना लेते हैं कि हम मरेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे?
तो वो क्या करते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे, वो अपने लिए चोरी वाला रास्ता बनाते हैं कहीं और से खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चुराने के लिए। इसे मेडिकल भाषा में बोलेंगे एंजियोजेनेसिस। तो वो जो सेल्स हैं जिनको खाना देना बॉडी ने बंद कर दिया क्योंकि ब्लॉकेज था, वो सेल्स आपस में मिलके एक ऐसा चोर रास्ता बनाते हैं जिस चोर रास्ते की वजह से वो कहीं और से खाना वगैरह चुरा सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। ये तो हुई एक बात। आप एक उदाहरण लीजिए, एक कॉलेज का अच्छा छात्र है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, सोचता है कि मैं बैंक में डाका डालता हूँ, करीब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन बैंक में जब डाका डाल रहा है, सामने लाखों रुपए पड़े हैं, आपको क्या लगता है, एक वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा, या दो वो जितने पैसे हाथ में आए वो सारा पैसा लेगा फिर भागेगा? पहला या दूसरा? ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अच्छा जितना आया उतना ही लेके भागेगा। वो 10,000 रुपये चुराएगा तब भी वो सज़ा है, 10 लाख रुपये चुराएगा तब भी वो सज़ा है। तो जब कोई चोरी पे आता है तो उसका जो कारण क्या था चोरी का करने का, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये सेल्स के साथ होता है। जब वो चोरी का रास्ता बनाते हैं तो फिर वो रेगुलेशन नहीं होता कितनी सप्लाई मिलनी है, फिर उनको बाकी सेल्स के मुताबिक ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिशन कई गुना ज़्यादा मिलने लगती है ऑटोमेटिकली। ज़रा सोच के बताइए, ज़्यादा सप्लाई मिलने से क्या होने वाला है? वो एकदम से वो बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। इसे कहते हैं ट्यूमर। जब वो बड़ा होगा तो क्या कि हमारे बॉडी में जगह सीमित है, बहुत जगह तो है नहीं। तो कुछ सेल्स बोलेंगे यहाँ तो जगह है नहीं, वो सोचेंगे मैं कहीं और जाके रहता हूँ। कैसे? अब इसको देखिए अगले स्लाइड में। तो कुछ सेल्स जिनकी जगह जिनको नहीं मिल रही है बढ़ने के लिए, तो वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड में ट्रेवल करके वो किसी और जगह, हार्ट में, लंग्स में, वो सेल्स वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके भी वो बढ़ने लगते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और पूरे बॉडी में वो वही वाला काम करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसे बोलते हैं कैंसर, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको आपके उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरा एक दोस्त आपके घर आ रहा है और वो आपके घर पहुंचा, राइट। आप और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो जालंधर आया और नॉक किया, आपने दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि मैं डॉक्टर साहब का दोस्त हूँ और आज यहीं रुकना है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आइए बैठिए, लेकिन तब आप चुपके से फ़ोन मिलाएंगे मुझे, डॉक्टर साहब एक आदमी आया है, वो आपका नाम ले रहा है, क्या इसे अंदर आने दूँ? तो मैं बोलूँगा हाँ मेरा दोस्त है, इसको अंदर आने दो। तो कंफर्म हो गया, वो रह सकता है। ये क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम। आपने सिग्नल भेजा कि ये सही है कि गलत है, मैंने उसको कंफर्म किया, हाँ ये ठीक आदमी है, चोर नहीं है, इसको घर में रुकवा सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब इमेजिन कीजिए अचानक आपके घर में सुबह सुबह एक नॉक करता है कोई आदमी और जब खोलते हैं तो बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है और आज यहीं रुकना चाहता हूँ, और आप उसको बोलते हैं बैठिए और फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन का सिग्नल नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? उसको भगा देंगे या बोलेंगे आप बैठिए? अब तो कंफ्यूज हैं आप, सोचेंगे भगा देंगे और डॉक्टर साहब का दोस्त हुआ तो कितनी बुरी बात है। फिर सोचते हैं अगर मैं रख लूँ इसको यहीं पे और ये चोर निकला, क्योंकि कंफर्मेशन तो हो नहीं पा रही है, तो भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सोचने के बाद हम में से ज़्यादातर लोग क्या करने वाले हैं, उसको घर पे रखने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, वो मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है जिसका उसको फ़ायदा मिल गया। ठीक उसी तरह से जब भी ये जो सेल्स हैं वो ट्यूमर वाले सेल हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, वो ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाके वो वहाँ जाके पनाह लेने की कोशिश करते हैं, तो कोई और ऑर्गन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले वो सिग्नल भेजता है मोबाइल से जहाँ से वो आया था, क्या इसको अंदर ले लूँ? तो वहाँ सिग्नल आएगा नहीं मत लेना, ये तो ट्यूमर है भाई, यहाँ आके भी ये बड़ा तंग करेगा क्योंकि यहाँ भी तंग कर रहा था वो। तो इसका मतलब कैंसर वो फैल नहीं सकता क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोगों की सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है, इसीलिए वो कैंसर फैलता नहीं। कैंसर हम सबके बॉडी में है, ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। लेकिन कुछ केसेस में हम में से कुछ लोगों में वो सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया, तो फिर ऑर्गन ने पूछा सिग्नल करके कि ये जो ट्यूमर का सेल है, ये सेल जो नया आया है इसको ले लूँ, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया और वो जाके वहाँ पे बस गया। तो ट्यूमर बॉडी के हर सेल में फैलने लगी, इसे हम बोलते हैं कैंसर। सो कैंसर का मतलब क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम फेल अगर हो जाए बॉडी की,
बॉडी की आपस की जो कम्युनिकेशन है अगर वो बंद हो जाएगा या वो ठीक से नहीं होगा, उसे बोलते हैं कैंसर। यानी कि तब कैंसर फैल गया, कंट्रोल में नहीं है, राइट। अच्छा, तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या करना होगा? कुछ ऐसा कीजिए कि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक कर दीजिए। ठीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक होते ही इमेजिन कीजिए वो जो आदमी है आपने अपने घर में बिठाया, आपने मुझे फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन लगा नहीं, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ बैठा और आप नज़र रखे हुए हैं इस आदमी पे और लगातार फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया। अब मैंने बताया अरे भाई वो आदमी जो है ना वो चोर है, भगाओ वहाँ से। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया उसने, लेकिन एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया तो आपने कुछ ना कुछ करके उसको भगा दिया। ठीक उसी तरह से कैंसर सेल काम करता है। अगर हम अपने बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर लें, कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसको भागना ही भागना है, वो रह नहीं सकता। थैंक यू। ये सब गॉड का बनाया हुआ है, हम सबके अंदर पहले से ही है, सिर्फ इसको ऑन करना, इसको यूज कैसे करना, उतनी छोटी सी बात है, राइट। सवाल ये कि सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करें कैसे। उसके लिए एक सवाल आता है, सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ हुआ कैसे, खराब कैसे हो गया, वो मोबाइल में सिग्नल गया क्यों नहीं। बहुत सारे कारण हैं उसमें, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, दुनिया भर में, या मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट ये कहते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बात बात पे कोई ना कोई दवाइयाँ लेते रहते हैं, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, पेट खराब है तो दवाई, जब आप केमिकल्स लेंगे, दवाई लेंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम उतनी कमज़ोर होती जाएगी, राइट। सो जैसे प्रेगनेंसी पिल्स जो लेते हैं उनकी सिग्नलिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ कारण कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह से केमिकल जाता है तो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होगा ही होगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी तरह का डायग्नोसिस कराते हैं जिसमें रेज, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीज़ें एक काम करती है, आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर देती है। ये हर एक को पता है, कोई भी मेडिकल की फील्ड में कोई भी होगा ना, उससे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो बड़ा नॉर्मल बात है। अगर आप 2 बार से ज़्यादा एमआरआई कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, तो वो आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप डायग्नोसिस के चक्कर में मत पड़िए। आप डायग्नोसिस करने जाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो एक और बीमारी घर लेके आएंगे, और ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए वो होता है एनुअल चेकअप कराना है। यूं ही साल में एक बार तो सारा चेकअप होना ही चाहिए। साल में एक बार सारा चेकअप होने से सिर्फ एक ही इंसान को फ़ायदा होता है, वो जो चेकअप कर रहा है। पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो पेशेंट, आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है 22% मोर कैंसर इन द पेशेंट जो मेमोग्राम स्क्रीनिंग कराते हैं। तो किसी भी तरह का कैंसर की स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर है भी तो स्क्रीनिंग उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनिंग, कोई भी डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस, चाहे वो बायोप्सी की बात करें या कोई एमआरआई की बात करें, वो सारी डायग्नोसिस एक चीज़ करती है, आपके सिग्नलिंग सिस्टम को वो स्विच ऑफ करने का काम करती है, ख़राब करने का काम करती है। तो क्यों आप अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी डायग्नोसिस करने जाएंगे, अगर कोई बोलता है मैं आपके खून का एक बूंद ले लूँगा फिर डायग्नोस कर दूंगा, वो अलग बात है, उसमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी लेंगे, ये सारी चीज़ें सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब कर देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी एक पेशेंट का कोई एक ट्यूमर है, वो ट्यूमर है, वो साइज़ में इतना सा है। डॉक्टर के पास गया कि देखिए ये क्या है, बोलेगा ये पता नहीं लग रहा क्या है, हो सकता है कैंसर हो सकता नहीं हो। कैसे पता चलेगा? बोलेगा कि मैं बायोप्सी करूँगा, मतलब इसमें से थोड़े से मांस का टुकड़ा ले लूँगा और टुकड़ा लेके मैं लैब में डालूंगा और 15 दिन बाद आपको बताऊंगा कि ये कैंसरस है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो कैंसरस नहीं भी था, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ेंगे, काट छाट करेंगे, उस प्रोसेस में वो कैंसरस बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। कैंसरस था नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा। ये प्रवृत्ति है, किसी भी ट्यूमर की प्रवृत्ति है। उसको छेड़ेंगे, उसे काटेंगे तो इमीडिएटली वो कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है।
तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें काटने के लिए किसी को अनुमति नहीं देनी है। बायोप्सी करेंगे क्या जान के, राइट? दो ही चीज़ हो सकती है, तो कैंसरस सेल होगा या कैंसरस नहीं होगा। अगर तो है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको देने ही वाला हूँ। और अगर तो नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं, क्यों आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्नोसिस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कैंसर के केस में। यहाँ पे कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आपके काम आएगा, आपके आसपास कैंसर के और भी पेशेंट उनके काम आएगा। देखिए, अक्सर भारत में या किसी भी देश में ये होता है कि पहले ही डायग्नोस करा लो तो उस कैंसर के पेशेंट के ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, कैंसर का सक्सेसफुल इलाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने पहले कैंसर का इलाज शुरू कर दिया, यानी कि पहले डायग्नोस कर लिया, उनके रेट ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। अच्छा, कैंसर का इलाज को सक्सेस कब मानते हैं? उसका एक आंकड़ा पूरे दुनिया में है, जब इलाज शुरू हुआ उस दिन से लेके अगर वो पेशेंट 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहा, 5 साल 1 दिन भी ज़िंदा रहा, तो उसे सक्सेस बोलेंगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि कैंसर चला गया, वो कभी कैंसर हुआ नहीं। सक्सेस का मतलब ये कि आपको या मुझे कैंसर है और आज से मेरा इलाज शुरू है, आज से लेके 5 साल 1 दिन हो गए, इलाज चल रहा है, मैं परेशानी में हूँ, लेकिन अगर 5 साल बीत गए और मैं ज़िंदा फिर भी हूँ, तो यानी कि वो सक्सेस केस बोलते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक आदमी है, पहले क्या होता था कि जब कोई दिक्कत होती थी तो जाके वो डायग्नोस कराते थे। आज क्या होता है कि यूं ही ईयरली चेकअप करते हैं। तो ईयरली चेकअप में क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप डायग्नोस कीजिए, चांसेस हैं कि आपके बॉडी के हर एक के बॉडी में, इवन मेरे बॉडी में कैंसर के सेल मिलने ही मिलने हैं। बहुत ध्यान से डायग्नोस करेंगे, हर एक की बॉडी में मिल जाएगा। इलाज आज से शुरू हो गया, इलाज आज से शुरू हो गया, पहले से शुरू हो गया तो 5 साल तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बोलेंगे तो सक्सेस केस है। जबकि किसी को कैंसर है भी पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, तो मान लीजिए एक इंसान है, उसकी उम्र है 86 साल का, राइट? और 86 साल के में उसको पेट में दर्द होता है। अब वो डायग्नोसिस करने जाता है और इलाज अब शुरू होता है, और 90 साल की उम्र में वो मारा जाता है, तो ये फेलियर हो गया। लेकिन आज के केस में कि वो 2 साल पहले ही डायग्नोस करने चला गया, जब कोई तकलीफ भी नहीं थी, तो 2 साल पहले से ही इलाज करना शुरू हो गया, अब भी वो 90 की एज में मरा, तो इसको सक्सेस बोलेंगे। क्योंकि कितने साल जिया, अब 6 साल जिया, 6 ईयर्स, तो बोलेंगे देखो सक्सेसफुल केस है। जबकि दोनों केसेस में उसका जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो सेम रहा। तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा पेशेंट को कि आपको डायग्नोसिस कराने की जल्दी नहीं करनी, डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं देना है, सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि उसको हम सॉल्व करें। एक बात सिंपल याद रखिए दिमाग में, अगर किसी के बॉडी में कैंसर सेल है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। एक जगह ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा और जल्दी दिखाई दे रहा है। अगर उसको इलाज करने लगेंगे सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से, तब तक थोड़े दिन बाद बाकी जगह दिखाई देगा, तीसरी जगह दिखाई देगा, चौथी जगह दिखाई देगा, आप उस उलझन में पड़ जाएंगे। कोई ऐसा काम करना चाहिए कि सब के सब कैंसर सेल एक ही बारी में ख़त्म हो जाए। उसके लिए जो मॉडर्न साइंस है, आज का साइंस, एक टेक्निक उन्होंने निकाली है, वो आपको बताता हूँ, जो घर बैठ के आप सब कर सकते हैं। उसके लिए मैं सहारा लूँगा एक उदाहरण का। तो ये दुनिया का मैप है, यहाँ पे जहाँ जहाँ लाल लाल बिंदु दिख रहा है, यहाँ लोग रहते हैं जहाँ उनको डायबिटीज़ नहीं होता, हार्ट डिजीज़ नहीं होता, कैंसर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। और वो कौन लोग हैं, उनके नाम जानना चाहते हैं तो ये नाम है, शायद नाम आप इतने दूर से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोकेशंस देख पा रहे हैं। तो वो भी इंसान है हमारी तरह, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो उनको बीमारी क्यों नहीं होती? वो क्या ऐसा करते हैं? तो साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि ये लोग बीमार क्यों नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, बट वो 100 साल ज़िंदा रहते हैं आज भी। तो उस पर एक स्टडी हुई, उस स्टडी का एक पार्ट मैंने भी पूरा किया, उस पार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं जारावास। अंडमान निकोबार गए हैं आप लोग? अंडमान निकोबार ये भारत का पार्ट है। वहाँ पे अंडमान निकोबार में एक छोटा सा टापू है, उस टापू में कुछ लोग रहते हैं, उन्हें बोलते हैं जारावास। और आज से 50,000 साल पहले, मैं 500 साल पहले नहीं बोल रहा हूँ, 5000 साल पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 साल पहले जब मानव, इंसान बाकी जानवरों की तरह रहता था, पेड़ में रहता था या गुफा में रहता था, बाकी जानवरों से लड़ के ज़िंदा रहता था, जब इंसान कपड़े नहीं पहनता था, 50,000 साल पहले से लेके अब तक एक छोटा सा टापू अंडमान निकोबार का, जो पूरे दुनिया से अलग हो गया और दुनिया से उनका तालमेल ना के बराबर था अभी तक।
तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे कपड़े लोग नहीं पहनते। और आज अगर वहाँ आप चले जाएं तो वहाँ पे आज भी वो आदि मानव जो आप बचपन में पढ़ते थे ना हिस्ट्री में, आदि मानव की तरह आज भी वहाँ पे जंगल में जंगली लोग की तरह वो रहते हैं। यहाँ जाना भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये आदि मानव टाइप है। और जब भी कोई इंसान हम जैसा आप जैसा देखेंगे कपड़े पहना हुआ, सोचता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे दुश्मन, तो वो तीर से निशाना मार के वो किसी को भी मार सकते हैं। इसीलिए सरकार यहाँ जाने की अनुमति नहीं देती है, और अगर जाना है तो बहुत सारे प्रोटेक्शन लेके तब जाना होता है। मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, जारावास इनका नाम है, अंडमान निकोबार का छोटा टापू। वहाँ गया तो कुछ अजीब अजीब बातें देखी। उनमें से एक इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे आज से 20 साल पहले एक डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर R.C. कर, उन्होंने न जाने कैसे इस टापू में चले गए और टापू के इन जंगली लोगों के साथ दोस्ती कर ली, और तब से वो उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनकी भाषा सीख ली और अब भी वहीं रहते हैं। सो गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर को फाइनली वहाँ अपॉइंट कर दिया कि आप इनके देखभाल के लिए रहो। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर R.C. कर से। मैंने उनसे पूछा कि ये जारावास के जो लोग हैं क्या इनको डायबिटीज़ होता है? जवाब था उनका, नहीं डायबिटीज़ कभी नहीं पाया गया। मैंने पूछा हार्ट की बीमारी होती होगी? जवाब था उनका, हार्ट की बीमारी कभी नहीं देखी गई। मैंने बोला कैंसर हो जाता होगा? का कैंसर भी नहीं होता कभी भी। सिर्फ जब वो बाकी जानवरों से लड़ाई करते हैं और उनको चोट लगती है, तब उनका खून बहता है, तब ये डॉक्टर उनको आराम देने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए कोशिश करते हैं, पट्टी वट्टी लगाने के लिए, दैट्स ऑल। वो तभी इस डॉक्टर को मौका मिलता है उनके ब्लड को टेस्ट करने का, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का, और वो सारा डेटा वो मेंटेन करते थे, अभी भी करते हैं। और उन्होंने बोला कि इन लोगों को कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये सारी बीमारियां कभी इनकी हिस्ट्री में नहीं है। और ये एक एक आदमी हमारे मॉडर्न लोगों में 5-5 लोगों के बराबर है, इतने ताकतवर। दिमाग में बात आती है कि ये भी तो इंसान है, और ये इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, ये इंडिया के सिटीज़न हैं जैसे आप और हम हैं, लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते, इनको कैंसर नहीं होता, हार्ट की बीमारी नहीं होती। तो ऐसा क्यों? ऐसा ये क्या करते हैं? ये रही एक बात। एक देश है उसका नाम है कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है, सबसे अमीर देश है। वहाँ पे कोई पैसे के लिए काम नहीं करता है। वहाँ का राजा हर साल करीब 25 लाख रुपए, इंडियन करेंसी की बात करूँ तो, उनके बैंक खाते में डाल देते हैं। तो वहाँ पे काम नहीं करता कोई पैसे के लिए, वो वहाँ पे भिखारी वगैरह नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर देश कुवैत। वहाँ 3 साल मुझे काम करने का मौका मिला। कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की थोड़ी मदद ली। एक बात मैंने पाई, दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटिक देश, सबसे ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़, भारत से डबल 2 गुना, वो है कुवैत। भारत में 9% लोग डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वहाँ पे 20% लोग डायबिटीज़ पेशेंट है। दिमाग में बात आई कि ये इतने ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट क्यों हैं, इतनी ज़्यादा हार्ट की बीमारी क्यों है, इतने ज़्यादा लोग मोटे क्यों हैं, इतनी ज़्यादा कैंसर क्यों है इस देश में। और फिर मैंने उसको कंपेयर किया कि जारावास से मैंने कंपेयर किया कि यहाँ पे एक तरफ ये भी इंसान है और इनको बीमारी है ही नहीं, और दूसरी तरफ कुवैत के लोग वो भी इंसान है और उनमें बीमारी का भरमार है। पैसा जितना ज़्यादा, बीमारी उतनी ज़्यादा। तो ये मुझे रिसर्च का मौका मिला, और मैंने दोनों में कंपेयर किया, दोनों सिविलाइजेशन को, और एक कंक्लूजन पे आया, एक निष्कर्ष पे आया। वो निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पूरे आज के मेरे प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड है वो अब आ रहा है, जो आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। वो है, मैंने पाया इन दोनों में इतना फ़र्क का एक ही कारण, वो है उनकी डाइट, उनका खाना। जो खाना वो खाते थे जारावास के लोग, जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, उस खाने का मैंने एक नाम रखा, और जो कुवैत के लोग खाना खाते थे उस खाने का भी मैंने एक नाम रखा। कुवैत के लोग जो खाना खाते हैं उसका नाम मैंने रखा VIP डाइट। एक ऐसा डाइट जो कोई भी हेल्दी आदमी अगर खाएगा, कुछ दिनों में उसको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, या कैंसर हो जाएगा, या डायबिटीज़ हो जाएगा, होगा ही होगा। VIP डाइट। अच्छा, VIP डाइट से क्या मतलब है? VIP आपको पता है VIP क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन इंडिया में VIP का मतलब क्या है? कोई भी पॉलिटिशियन है, वो रेड लाइट को भी अगर ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ सकता है, और कोई भी लॉ ब्रेक कर सकता है, तो बोलते हैं, और देखो VIP जा रहा है। VIP का मतलब कि उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, VIP, राइट। सो इंडिया में ट्रैफिक में देखते हैं लाल बत्ती अब तो नहीं है, पहले लाल बत्ती वाली गाड़ी तो VIP, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लाल बत्ती वाली गाड़ी में अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तब भी वो क्रॉस कर सकता है, VIP, राइट। जो कोई भी नियम तोड़ पाए इंडिया में, वो है VIP। ठीक इसी प्रकार
कुछ इस तरह के खाना है, ऐसे फूड हैं जिनको जब आप खाते हैं पेट में जाते ही वो बन जाता है VIP। पेट के सारे नियमों को, बॉडी के सारे कानून को तोड़ के सीधे ब्लड में जंप करता है वो खाना। ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका बॉडी में फैट बढ़ जाता है, वो एकदम से बीमार पड़ सकता है। VIP फूड, राइट। फिर एक तरह का डाइट है जो लोग जरावास लोग जो खाते हैं, उसका नाम मैंने दिया DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। आप और हम जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो क्या करते हैं? आप देखते हैं कि रेड सिग्नल है, आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। जब ग्रीन होता है तो चालू करने से पहले गाड़ी इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, खुद की सेफ्टी करते हैं, आसपास के लोगों का सेफ्टी का ख्याल करते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह के फूड है, इस तरह का खाना है, इस तरह का डाइट है, जब आप उसको खाएंगे तो पेट में जाके वो DIP की तरह काम करता है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है। इसको अगर आप समझ लें तो बस फिर आप ये समझ जाएंगे कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है, हार्ट की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। और जो इसको समझ लेगा उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये पार्ट आप बहुत ध्यान सुनिए। अभी देखिए, जिस तरह से ट्रैफिक में ट्रैफिक का इंस्पेक्टर होता है, राइट, जो कि हाथ दिखाता है कि भाई गाड़ियों को रोकता है, उसको डायरेक्शन देता है, राइट, तो ठीक उसी तरह से हमारे स्टमक में, पेट में एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, राइट, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बैठा है पेट में। उसका नाम साइंटिफिकली उसको बोलते हैं इनक्रिटिन। एक केमिकल है जो पेट बनाता है खुद, उसका नाम है इनक्रिटिन केमिकल। उसका काम क्या है कि जब कोई खाना आप खाते हैं तो वो खाना आगे पेट से कहाँ जाए, लिवर में जाके छुपे, या ब्लड में जाके घुल जाए, या कोलोन से बाहर भाग जाए, या इंटेस्टाइन में ही, पेट में ही इंतजार करे। ये डिसीजन कैसे लेगा खाना, आपकी बॉडी में कहाँ ज़रूरत है उस खाने की, ये डिसीजन खाना कैसे लेगा, उसके लिए मदद करता है वो पुलिस, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो पेट में बैठा है, उसका नाम है, केमिकल नेम, इनक्रिटिन हार्मोन। वो इशारा करता है, भाई रुक जाओ, ब्लड में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो शुगर को बोलता है आप यहीं रुक जाओ, अब पेट के अंदर जाने, ब्लड में घुलने की ज़रूरत नहीं, आप लिवर में जाके छुप जाओ, या ब्लड का प्रेशर अभी मत बढ़ाओ, या अब बहुत कम प्रेशर तो अभी थोड़ा सा बढ़ा दो। वो एडजस्टमेंट करता है, ताकि जिस तरह से ट्रैफिक में नियमों को पालन कराने के लिए वो ट्रैफिक पुलिसमैन का काम है, ताकि ट्रैफिक ठीक से चले, एक्सीडेंट ना हो या कम से कम हो, ठीक उसी तरह से गॉड ने हमारे पेट में एक ट्रैफिक वाला बिठा दिया है, उसका नाम है इनक्रिटिन हार्मोन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो ट्रैफिक वाला है वो इशारा तो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उसका इशारा समझ नहीं आ रहा। यूं मानो कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत ही कीमती गाड़ी है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है, आपने गाड़ी ऑन कर दिया, एक्सेलेरेटर चला दिया, एक ईंट रख दिया, गाड़ी सड़क पे भाग रही है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। एक्सीडेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कब होगा, वो एक अलग सवाल है, लेकिन एक्सीडेंट ही होगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, एक ड्राइवर छुप के बैठा हुआ है। वो जो ड्राइवर है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो पेट में बैठा है उसके इशारे समझता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो ड्राइवर दिखता कैसे है। आप एक काम कीजिए, आज घर जाके या कल घर जाके, कल कीजिए, आप कोई भी सब्जी लीजिए या कोई भी फल लीजिए, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आपके पसंद का, या कोई भी सब्जी ले सकते हैं, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा या सेब, जो भी आपको लेना है, उसको जूस बनाइए। जूस बनाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो वो क्या दिखेगा, वो आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सितारों की तरह दिख रहा है। तो कोई भी फल और सब्जी को अगर आप जूस बनाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वही दिखेगा। इसे कहते हैं वो खाने का ड्राइवर, लाइव एंजाइम्स, मेडिकली बोलेंगे लाइव एंजाइम, या सिंपल शब्दों में खाने का ड्राइवर। जब आप वो सब्जी या फल वो जब खाएंगे, पेट के अंदर जाएगा, तो ये जो चमकता हुआ सितारा है, ये ड्राइवर रूपी खाने को डायरेक्शन देगा, और वो जो पेट के अंदर पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, इनक्रिटिन केमिकल हार्मोन, वो उसकी इशारे को ये वाला ड्राइवर समझेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ जितने भी आंकड़े सारे नॉर्मल होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रैफिक वाला है उसको पता है कि बॉडी के अंदर की हालत कैसी है, और खाने को कब, कैसे, कितनी, कहाँ भेजना है, किस मात्रा में भेजना है, ताकि सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाए, राइट। सो लेकिन कुछ खाना ऐसे है कि जिसमें ड्राइवर है ही नहीं।
जैसे ज़रा सोचिए, आप एक काम कीजिए, आप कोई एक पैक जूस लीजिए, पैक जूस ट्रॉपिकाना ले लीजिए, कोई भी पैक जूस दुकान में मिलता है, उस जूस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। क्या आपको लगता है उसके अंदर भी ये ड्राइवर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा खाना जो डब्बे में बंद होता है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर जो ड्राइवर था, जो गॉड ने भेजा था, वो ड्राइवर अब मर चुका है, वो है ही नहीं। तो गाड़ी कितनी भी ज़्यादा मजबूत और सुंदर और कीमती क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठा होगा और गाड़ी यूं ही चला देंगे तो सिर्फ एक्सीडेंट ही हो सकता है। ठीक उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि वही वाला खाना आपको खाना है जिसके अंदर ड्राइवर है, क्योंकि गॉड ने आपके स्टमक में एक ट्रैफिक पुलिस वाला तो भेजा ही है, वो तो सबके पेट में अभी भी है, और ट्रैफिक वाला हाथ दिखाएगा। जो शुगर का पेशेंट है, आप में से अगर कोई है डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा होने लगी तो खाना आप खाएंगे, ड्राइवर वाला, तो वो जो पुलिसमैन है ट्रैफिक वाला, वो रोक देगा खाने को, बोलेगा आप अभी आप ब्लड में, खून के अंदर और जाके जमा मत होना, क्योंकि खून में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे शुगर जब कम होगा तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो अलाउ करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा जाके ब्लड में घुलो, यानी कि उसका शुगर नॉर्मल आ जाएगा, पहले 2 या 3 दिन के अंदर ही नॉर्मल आ जाएगा सिर्फ। राइट, थैंक यू, थैंक यू। सो ये सिर्फ शुगर की बात नहीं है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है या ये ट्यूमरस सेल है, वो सारी चीज़ों की बात है, क्योंकि जब वो डायरेक्शन देता है, वो ट्रैफिक पुलिसमैन, वो सारे आंकड़ों को देख के तब डायरेक्शन देता है। ये साइंटिफिक बातें हैं, ये कोई सोची हुई बातें नहीं है, ये प्रूवन बातें हैं। राइट, तो अब सवाल एक आता है, कैसे ये पता करें कौन से वाले खाने में ड्राइवर है, यानी कि DIP डाइट कौन सा वाला है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, एक बात मैं बताता हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक को यूज़ करते हुए, कि जीवन में कभी आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी और जिनको है उनको ठीक हो जाएगी। जीवन में कभी आपको कैंसर नहीं होगा और जिनको है वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सिर्फ एक सवाल, वो सवाल ये, कैसे ये पता करें कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर ड्राइवर बैठा है या नहीं है। अगर तो ड्राइवर बैठा है तो वो कहलाएगा DIP डाइट, तो वही मुझे खाना है, और वो ड्राइवर बताएगा कि लंग्स में जाना है या वो ब्रेन में जाना है, कहाँ मेरी ज़रूरत है, और फिर वो मकान बनने लगेगा। अब देखिए कि जब हम मकान बनाते हैं तो ईंट लगता है, पत्थर लगता है, सीमेंट लगता है, लेकिन सारी चीज़ इकट्ठा करने से मकान नहीं बनेगा। एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको डिज़ाइनिंग का पूरा आइडिया हो कि कौन सा ईंट, कौन सा पत्थर, कौन सा सीमेंट किस तरह से लगाएं कि वो मकान का रूप ले ले। ठीक उसी तरह से आपने खाना खाया, वो एक बात, लेकिन वो कहाँ जाके किस तरह से इस्तेमाल हो ताकि बॉडी की रिपेयरिंग हो जाए, उसके लिए वो ड्राइवर की ज़रूरत है। और ड्राइवर के लिए वो आपके पेट के अंदर जो ऑलरेडी गॉड का बनाया हुआ इनक्रेटिन बोलते हैं इसको, या फिर इसको आप बोल सकते हैं पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन, उस दोनों के बीच का तालमेल। तो सवाल ये, कैसे पता करें कि मेरे खाने में वो ड्राइवर है या नहीं है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला स्लाइड अगर आप देख लेंगे तो उसको पता चल जाएगा। अगले स्लाइड को बहुत ही गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दिस इज द वन। 2 तरह के खाने में ड्राइवर होता है, वो है फल और कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर होता है। और 2 तरह के खाने में ड्राइवर कभी भी नहीं होता है। एक है ऐसा भोजन जो जानवरों से निकल के आया हो, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ ड्राइवरलेस, या ऐसा खाना जो डब्बे से निकल के आया हो। एक बात याद रखिए, कोई भी खाना डब्बे बंद है तो डब्बे को बंद रखिए, डब्बे को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रेड है, जैसे बिस्किट है, जैसे रस्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेड है, ये सब पॉइजन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ड्राइवरलेस है। ये आपकी बीमारी को ठीक करने की क्षमता नहीं है, बीमारी को बढ़ा जरूर सकती है ये। तो जो लोग बीमार हैं या जो बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ड्राइवर के बिना वाला जो खाना है, वो 2 तरह के खाने होते हैं दुनिया में। एक होता है ऐसा भोजन जो जानवरों से आया है, वो ड्राइवर लेस, और ऐसा भोजन जो फैक्ट्री से आया है, जो मशीनों से बन के आया है, जो डब्बे में बंद है, ड्राइवर लेस। ऐसा भोजन अगर खाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये कि बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है जिसकी बात मैंने की थी, वो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने लगता है। एक दिन में नहीं होगा, 10 साल में,
15 साल में, 20 साल में, लेकिन ख़राब ज़रूर होगा। जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है कि आज कैंसर पकड़ा गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आपने? स्टीव जॉब्स, आपके पास जो मोबाइल है, एप्पल कंपनी का मालिक जो एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स का अगर आप पढ़ेंगे उनको कैंसर कैसे हुआ था, उनको कैंसर हुआ था 1976 में। तो उन्होंने क्या किया, वो भारत आए, वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं भारत आए वो, और भारत में जो मैंने अभी आपको बताया ये किसी ने उनको सिखाया, और तब से लेके 2001 तक वो ऐसा ही कुछ करते थे। ऐसा कोई खाना नहीं खाते थे जो जिसके अंदर ड्राइवर ना हो, और उनका कैंसर बिल्कुल कंट्रोल में था। देखिए 1976 से 2001 तक। 2001 में क्या हुआ, उनकी पत्नी ने यूं ही एक मजाक में पूछा कि आप ऐसा खाना क्यों खाते हैं, आप अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते। तो उन्होंने यूं ही बता दिया कि मैं तो भारत गया था और वहाँ पे मैं ड्राइवर वाला खाना इस तरह का खाता हूँ ताकि मेरा कैंसर बढ़े ना, वो ख़त्म हो जाए, और देखो मैं ठीक हूँ। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को, सबको इकट्ठा कर लिया। देखो ये आदमी, इसको कैंसर था, ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। डॉक्टरों ने, जैसा उनके बायोग्राफी में लिखा, ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल बिठा दिया, ज़बरदस्ती कीमोथेरेपी, रेडिएशन सारा शुरू किया। उसके बाद तो आपको पता ही है उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ही इंसान इस दुनिया में आपको बचा सकता है, वो है आप खुद, आपके अंदर का गॉड, नोबडी एल्स, राइट। तो उस पर भरोसा कीजिए, और उसको, आपका काम है कि उसको, आपको सपोर्ट करना है, आपके अंदर का जो इंसान है उसको सपोर्ट करना है। अगर उसको सपोर्ट करेंगे बीमारी हो नहीं सकती, अगर है तो वो ठीक हो जाती है। हिस्ट्री में देखा गया है, चाहे मॉडर्न साइंस की बात करें या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल और दिखाऊंगा, जो देखा गया है कि ये, अगर आप ड्राइवर वाला खाना खाएं, ड्राइवर वाले 2 ही तरह के खाने होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो कैंसर होगी नहीं, और होगा तो वो ठीक हो जाएगा। कैसे करना है, आज जब घर जाएंगे तो क्या करना है आपको, आज जब घर जाएंगे, जो लोग हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, राइट, उनमें एक दवाई होती है ब्लड थिनर, ब्लड को, खून को पतला करने वाला। ये बहुत ही खतरनाक दवाई है। खून को पतला करने से नुकसान क्या है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, घाव या काट छाट या इंजरी होती रहती है, जैसे बाहर होती है। लेकिन जब भी इंजरी बॉडी के अंदर होती है या बाहर होती है, तो ब्लड क्या करता है वहाँ पे, वो क्लॉट करता है। क्लॉट को हिंदी में बोलेंगे क्लॉटिंग, वो क्लॉट करेगा, राइट। तो वो खून का बहना बंद हो जाएगा। लेकिन ब्लड थिनर जब लेंगे तो खून का बहना चालू रहेगा, और ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो जो हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, उसको कम करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप इस डाइट पे जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल आने लगेगा, और मजबूरन आपको ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा। लो ब्लड प्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस डाइट पे आना है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइट आपको रिपेयर कर रहा है हर दिन। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड का थिननेस, सारा कुछ को रेगुलेट कर रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ भी कम करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। खैर, आपको करना क्या है, आज जब घर जाएंगे, घर जाते वक्त कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं, ताकि कोई रोग ना हो, और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए।